हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर करा था उसके अंदर हमने माउंटेन और प्लेट्यूज के बारे में देखा था। और माउंटेन और प्लेट्यूज में क्या देखा था कि वो किस चीज़ों से फॉर्म हुए हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उनकी देख ली थी। और माउंटेन और प्लेट्यूज बने कैसे थे? वॉल्केनो से। तो हमने वॉल्केनो के बारे में भी देख लिया था। लेकिन होता क्या है, वॉल्केनो को जब लावा बाहर निकलता है तो लावा कूल डाउन होता है, ठंडा होता है। और ठंडा होने के बाद सबसे पहले वो बनाता है रॉक्स। ठीक है, फिर रॉक्स से वो या तो माउंटेन बना लेगा या फिर वो क्या बना लेगा, प्लेट्यू। तो हमने ये चीजें कवर कर ली, पर एक बीच का जो पार्ट है रॉक वाला, कि रॉक जो बनी, इसके बारे में हमने नहीं देखा। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में इस रॉक वाले पार्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कितने टाइप की होती है, किस तरह फॉर्म होती है, जो भी इसमें सारी चीजें उनको आज कवर कर देते हैं, है ना। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी रह हो सकता है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर फोकस ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि रॉक के अंदर क्या होता है, रटने वाला पार्ट ज़्यादा है। मतलब चीज़ों को याद करना पड़ता है थोड़ा सा, कि किस तरह की रॉक को क्या कहते हैं, क्या नाम है, ऐसे रटने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा फोकस आज ज़्यादा रखना, सही से देखना चीज़ों को, और ट्राई करना कि जैसे अभी लेक्चर खत्म हो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करो। और रिवीजन करते ही क्या होगा, ये रॉक वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा। बाकी अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो सारा थोड़ा समझने वाला पार्ट था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था। रॉक वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, हमें चीज़ें याद करनी होती है थोड़ी सी। तो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको याद करना। लेकिन स्टार्ट करते हैं, देखो इसके बारे में, रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स जो होती है वो होती क्या है? रॉक्स के बारे में दो पॉइंट याद रखो, या तो ये हार्ड होती है और या फिर कैसी हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। या तो हार्ड होगी या फिर क्या होगी, सॉफ्ट होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हार्ड रॉक होती है ग्रेनाइट, और सॉफ्ट रॉक कौन होती है आपकी, जैसे कोल। ठीक है, कोल कैसी रॉक हो गई, सॉफ्ट रॉक हो गई। या कोल के अलावा मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेदर्ड स्मॉल पार्टिकल्स। क्या लिखा मैंने, वेदर्ड स्मॉल पार्टिकल्स। वेदरिंग का मतलब आपको मैंने समझाया था। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, जैसे कोई भी बड़ा पत्थर है उसकी वेदरिंग करना, मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ते चले जाना, तोड़ते चले जाना, तोड़ते चले जाना। और बाद में क्या होगा, वो पूरा पत्थर तो गायब हो जाएगा और छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो कहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, और वो क्या बन जाती थी, आपकी मिट्टी बनती थी। ऐसा बताया था मैंने, सॉइल किस तरह से फॉर्म होता। तो वो वेदर्ड स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपकी रॉक ही होती है। लेकिन वो कौन सी रॉक में काउंट कर लेते हैं हम उसको, सॉफ्ट रॉक के अंदर। तो आप बाहर जो मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी क्या है, आपकी रॉक ही है। मिट्टी को आप चाहो तो रॉक कह सकते हो, कोई गलत नहीं है वो, क्योंकि वो, लेकिन वो किस तरह की रॉक है, आपकी सॉफ्ट रॉक। फिर आप कहोगे इसको अगर रॉक कह रहे हो तो फिर सॉइल किसको कहते हैं? भाई सॉइल उसको कहते हैं वो सॉफ्ट रॉक दैट इज यूज फॉर वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब पेड़ उगाने के अगर आप काम में ले रहे हो, उस सॉफ्ट रॉक से अगर आप पेड़ उगा रहे हो तब आप उसको क्या कहते हो, सॉइल कहते हो। अदरवाइज जो मिट्टी है ये भी क्या है, आपकी रॉक ही है। बस बात ये है, जो बड़े पत्थर दिख रहे हैं वो हार्ड और बिग रॉक है, जो मिट्टी वाला पार्ट है इसको आप सॉफ्ट रॉक कह सकते हो। ठीक है, जो कि क्या है, वेदर्ड स्मॉल पार्टिकल्स है। लेकिन अगर इस मिट्टी में आप वेजिटेशन कर पा रहे हो तो फिर आप इसको क्या प्रॉपर नाम देते हो, सॉइल कहते हो, कि ये सॉइल है। सॉइल मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेजिटेशन के काम में इसको यूज में ले रहे हो, या है ना, इस वाली रॉक को किस काम में ले रहे हो, वेजिटेशन के, तब आप इसको क्या नाम देते हो, सॉइल कहते हो। तो ये थोड़ी सी चीज याद रखना। तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई, आपको ये भी पता है कोल भी जो होता है वो भी सॉफ्ट होता है। कोल को हम चाहते हैं तो हाथ से तोड़ लेते हैं, सॉफ्ट होता है। पर ग्रेनाइट जो होता है मजबूत होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ये घर वगैरह में लगा रहता है। कुछ लोग जो होते हैं घर में मार्बल की जगह ग्रेनाइट लगवा लेते हैं। ठीक है, मार्बल से थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है, इसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं मार्बल के कंपैरिजन में। तो ये ग्रेनाइट जो होता है आपको कहीं ना कभी देखने को मिल जाएगा। कोल जो है हम ये देख चुके हैं, ये देखते रहते हैं हम। सेकंड चीज इसमें क्या याद रखनी होती है, फॉर्म्ड बाय, ये कहीं से बनती है, बायोटिक एंड अबायोटिक डिपॉजिट। या तो ये बायोटिक डिपॉजिट से बनेगा या अबायोटिक डिपॉजिट से बनेगा। बात आती है बायोटिक अबायोटिक क्या है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। मतलब अगर लिविंग थिंग के केमिकल से, लिविंग थिंग के कोई केमिकल से अगर कोई रॉक बन रही है तो उस रॉक को अपन बायोटिक रॉक कह सकते हैं।
ठीक है, उसमें जो डिपॉजिट है जिससे वो बनी है वो बायोटिक हो गया। लेकिन अगर नॉन लिविंग से बना है, मतलब उसमें कोई लिविंग की कुछ भी केमिकल हमने यूज में नहीं लिया, सारा नॉन लिविंग से बना है, तो हम उसको क्या कहते हैं फिर, एबायोटिक डिपॉजिट से बनी हुई रॉक। जैसे बायोटिक का एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या रखते हैं अपन, कोल, क्योंकि कोल जो होता है वो कहीं से बनता है, कोल फॉसिल से बनता है। ठीक है, फॉसिल्स मैंने आपको पहले बता रखा है, नहीं बताया तो चलो अभी एक दोबारा से आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ फॉसिल्स का। वैसे मैंने आपको बताया था, फॉसिल्स अपन पहले पढ़ चुके, लेकिन देख लेते हैं दोबारा से। फॉसिल्स, ठीक है, कैसे बनते हैं फॉसिल्स? बनते हैं कोई भी प्लांट या एनिमल जब मर जाता है, डेड हो जाता है, तो क्या लिखा, डेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी ये क्या होता है, मर गए, मरने के बाद में अर्थ की क्रस्ट में जाते हैं, मतलब मिट्टी के नीचे दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। तो आप इसमें लिखते हो गोज इनसाइड अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में नीचे की तरफ जाते चले जाते हैं। जाने की वजह से क्या होता है, जब आप सोचो अगर ये नीचे की तरफ चल जाएंगे तो ऊपर का इतना जो क्रस्ट है, ऊपर का जो क्रस्ट है, मान लीजिए ये चला गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये इतना जो क्रस्ट है ये इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और साथ में हमें पता है जितना ही नीचे चलता चला जाएगा यहाँ पे हीट भी क्या मिलेगी इसको ज्यादा। तो हीट और प्रेशर क्या होता है, आप कहते हो हीट एंड प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ पे हीट और प्रेशर बढ़ने लगता है। हीट और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है वो डेड जो प्लांट और एनिमल है उसको कन्वर्ट होना, उसको कन्वर्ट होना किसके अंदर, रॉक के अंदर, या जिस भी चीज में वो कन्वर्ट होना चाहता है। मतलब लास्ट में वो क्या होगा, कार्बोनाइजेशन के बाद में आपको कहीं में देखने को मिल जाएगा फॉसिल फ्यूल के अंदर। फॉसिल फ्यूल, ये फ्यूल क्यों लगा दिया आपने, फ्यूल इसलिए क्योंकि ये जो फॉसिल बना इसको आप क्या करते हो, फ्यूल की तरह काम में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहेंगे, जैसे कोल बना तो कोयले को आप जलाने के काम में लेते हो, फ्यूल का काम कर रहा है। इसके अलावा आप क्या देखते हो, कोल के अलावा पेट्रोलियम देखते हो, तो पेट्रोलियम जो होता है ये भी काई का काम करता है, जलने का काम करता है, आप इसको गाड़ी के अंदर फ्यूल का काम में लेते हो। तो ऐसे हमको फिर फॉसिल फ्यूल देखने को मिल जाते हैं। आगे समझ में, ये फॉसिल्स क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो मान लो जैसे कोल आया, फॉसिल फ्यूल में क्या बना, कोल। अब कोल क्या है, एक तरह की रॉक है, और वो किस तरह की रॉक है आपकी, सॉफ्ट रॉक है, पहली बात। सेकंड चीज, वो बायोटिक हो गया, एबायोटिक। वो बायोटिक होगी क्योंकि लिविंग थिंग से बनी थी, लिविंग थिंग जब डेड हुई लेकिन बनी उससे ही वो। तो यहाँ पे क्या होता है, बायोटिक जो होता है वो लिविंग से बनता है, जो चीजें जिंदा थी या कभी या जिंदा है या कभी जिंदा रही थी, है ना, उन चीजों से अगर बनता है तो उसको अपन बायोटिक वाला कहा। लेकिन एबायोटिक में आप किसका एग्जांपल दोगे, एबायोटिक में आप कहोगे, एबायोटिक में आप ग्रेनाइट का एग्जांपल दे दो, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है उसके अंदर कोई भी अगर जो केमिकल या मिनरल्स होते हैं वो कोई भी लिविंग थिंग से नहीं लेता। ग्रेनाइट बनते वक्त ग्रेनाइट जो होता है सारा नॉन लिविंग थिंग से चीजें लेकर, मतलब आसपास की जो भी चीजें प्रेजेंट होती है उससे लेकर ग्रेनाइट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोई भी लिविंग कॉम्पोनेंट देखने को आपको नहीं मिलता, इसमें हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देखी कि रॉक क्या होती है। रॉक के बारे में हमने देखा, रॉक जो होती है तो सॉफ्ट, हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। फिर हमने देखा कि या तो बायोटिक से फॉर्म हो गया फिर एबायोटिक से। और सॉइल में डिफरेंस जाना हमने कि रॉक और सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है। हमने ये जाना कि हमारे घर के बाहर जो मिट्टी है वो भी एक रॉक ही है, लेकिन रॉक क्या है, वो रॉक सॉफ्ट पार्ट्स, मतलब सॉफ्ट है वो, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुकी। अगर आप उस रॉक को काम में ले लेते हो पेड़ पौधे उगाने के लिए, तो आप उसको फिर क्या नाम देते हो, सॉइल नाम दे देते हो। और सॉइल जो होता है वो रॉक से थोड़ी अलग होती है, सॉइल में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, जो खाद वगैरह होती है ना, ये चीजें मिक्स होती है, तो वो फिर अलग चीजें हो जाती है जो अपन सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आएगा आगे। लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि रॉक जो होती है वो क्या होती है। अगला इसमें अगर टॉपिक देखें तो बात आती है रॉक्स आर मेड अप ऑफ। रॉक जो होती है वो बनती कहीं से, किन चीजों से मिलकर रॉक्स तैयार होती है। आपने कह तो दिया कि चलो रॉक जो होती है वो लावा से बनी, कि लावा ठंडा हुआ तो रॉक बनी, है ना। लेकिन ये लावा जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये क्या क्या लावा के अंदर नीचे जमीन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमें ये भी पता है, हमने पढ़ा था जमीन के नीचे जो लावा है वो लावा नीचे से क्या कैरी करके लेकर आता है अपने साथ, बहुत सारे मिनरल्स कैरी करके आता है, जिसमें हमने सियाल पढ़ा था,
ज़मीन के अंदर जो होता है, सीमा पढ़ा था, इसके अंदर हमने नाइफ पढ़ा था, हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको और डिटेल से देखेंगे कि रॉक जो होती है किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। रॉक छोड़ो, आप तो कहो कि हमारे अर्थ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ बनी है, अर्थ के ऊपर मैं कह रहा हूँ पूरी अर्थ पे कोई भी चीज़, तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज में लिए हैं वो कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं? 118 तरह के एलिमेंट्स हैं बस। मतलब उन 118 एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं की हेल्प से इतनी सारी चीज़ें बनी है। अब बात आती है ये 118 एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाम सुनाओ। जरूरत नहीं है आपको 118 एलिमेंट याद रखने की, इनमें जो मेन मेन एलिमेंट्स है वो याद रखो जो कि आपको रॉक में मिलते हैं। जैसे आपको रॉक में आयरन मिलता है, आपको सियाल मिला तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम मिला, आपको सीमा मिला तो सिलिकॉन मैग्नीशियम मिला, आपको नाइफ मिला, नाइफ का मतलब निकल था, एफ ई का मतलब क्या था, आयरन था। ये सारी चीज़ें, मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ज़मीन के अंदर मिलती हैं। और मैं तो कह रहा हूँ तो ज़मीन के अंदर मिलती है, और तो इनको आप क्या कहते हो? एलिमेंट्स कहते हो। क्या कहते हो आप इन्हें? एलिमेंट्स कहते हो। तो हम कहते हैं रॉक्स आर मेड अप ऑफ, कहीं से बनती है? 118 तरह के जो एलिमेंट्स है उनसे मिलकर बनती है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे 118 एलिमेंट में फॉर एग्जाम्पल किसी भी रॉक का आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने किसका लिया? कोल का, या आप कह दो डायमंड का, या आप कह दो ग्रेफाइट का। कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी है? सर ये तो सब एक एलिमेंट से मिलकर बनी है जिसका नाम क्या है? कार्बन। क्या नाम है उस एलिमेंट का? कार्बन। ऐसे ही अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं लाइमस्टोन हो गया, या फिर मार्बल हो गया, ये कहीं से बनते हैं? ये बनते हैं कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन तरह के एलिमेंट से। फिर इसके बाद अगर आपको जैसे एक और एग्जांपल ले लो, लाइमस्टोन का हो गया, ये हो गया, और किसका एग्जांपल है? बाकी सफिशिएंट है वैसे दो एग्जांपल। हमें तो बस ये समझना है कि चीज़ें बनती कहीं से, कि कोल, डायमंड, ग्रेफाइट आपको ज़मीन में मिला, आपको लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह ज़मीन में देखने को मिला, तो हमें समझ में आता है कि ये क्या होते हैं, इन चीज़ों से फॉर्म होते हैं। और ये क्या है? सारे एलिमेंट्स है, 118 तरह के एलिमेंट है। लेकिन हमें सारे एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, हमें जो हमारे रॉक्स में काम आने वाले हैं बस उन कुछ नाम्स को याद रखना है। ठीक है, आपने कह दिया कि लाइमस्टोन जो है वो कहीं से बना? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। लेकिन आप ये बताओ कि कैल्शियम, कार्बन जो ऑक्सीजन है, इसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा। लाइमस्टोन जो है उसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा। तो सही बात है, लाइमस्टोन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट, सर इसका फॉर्मूला तो जैसे हर रॉक का फॉर्मूला होता होगा। ये जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूले होते हैं इन्हीं को कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं इन्हें? मिनरल्स। तो हम कहते हैं ये जो 118 तरह के एलिमेंट्स हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म, ये कंबाइन होते हैं और फॉर्म क्या करते हैं हमारे लिए? मिनरल्स। क्या फॉर्म करते हैं हमारे लिए? मिनरल्स। जैसे इसका एक एग्जांपल भी लिखता हूं आपके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट इसने एक मिनरल फॉर्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल होते होंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट से नहीं बन रही। ये जो रॉक्स हैं इनके अंदर देखो क्या है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, कोई बड़ी रॉक है तो उसमें रॉक में आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई मिनरल मिलेगा। जैसे आपको उसमें मिनरल क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट। और मैं बोलूँ इसमें बताओ एलिमेंट कौन कौन से हैं? फिर आप कहोगे देखो इसमें एलिमेंट एक कैल्शियम है, एक इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें तीन तरह के एलिमेंट है सर। लेकिन इसमें मिनरल तो मैंने कह दिया मिनरल जो है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ऐसे मिनरल्स जो होते हैं इनसे मिलकर रॉक बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा देख लेते हैं वो कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं, मतलब वो कौन कौन से बड़े फॉर्मूलाज हैं, मेन फॉर्मूला जो आपको हर रॉक में देखने को मिल ही जाएगा कि हर रॉक में ये ना ये तो होता ही है। ठीक है, आए समझ में कि हमको क्या पढ़ना है कि कोई ना कोई मिनरल। तो इसका अगला टॉपिक का नाम देखो ये रखते हैं हम, क्या रखते हैं? मेजर रॉक फॉर्मिंग, चट्टान बनाने वाले मिनरल्स। कि मेजर जो चट्टान बनाने वाले मिनरल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब कौन कौन से होते हैं इसके अंदर हम क्या है, देखो आप कहोगे सर मिनरल्स मतलब केमिकल्स है, केमिकल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक दो ही थोड़ी ना होंगे।
है बहुत सारे, पर हम क्या करते हैं उनमें जो मेन मेन है, जो हमको मोस्टली देखने को मिलते हैं कि ये मिनरल तो आपको किसी ना किसी रॉक में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हम कितने मिनरल्स देख लेते हैं? 5 मिनरल देखते हैं। सबसे पहला होता है ऑलिवाइन, सेकंड होता है पायरोक्सिन, उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है फेल्ड्स्पार, उसके बाद में जो फोर्थ होता है वो होता है क्वार्ट्ज, और फिफ्थ क्या होता है? माइका। फिफ्थ क्या होता है? माइका। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कितने मिनरल्स देख रहे हैं? 5 मिनरल। अब देखो 5 मिनरल ये है तो इनके क्या है फॉर्मूले? एक मिनट। 5 मिनरल ये है तो इनके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया? ऑलिवाइन का कोई फॉर्मूला होगा, पायरोक्सिन का फॉर्मूला होगा, फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला होगा, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होगा, माइका का फॉर्मूला होगा, और उन फॉर्मूलों से मिलकर वो जो फॉर्मूले हैं उन्होंने मिलकर कोई रॉक बना रखी है। अब इनके फॉर्मूले हम याद करें क्या? मत करो, नहीं जरूरत फॉर्मूले याद करने की। बस हमें पता होना चाहिए कि ये जितने भी हमको फॉर्मूले दिख रहे हैं इनके अंदर कोई ना कोई मिनरल्स जो है उनके फॉर्मूले बने हुए हैं, पर वो मिनरल के जो फॉर्मूले हैं वो खुद कहीं से बने हुए हैं? एलिमेंट से। तो हम तो एलिमेंट याद रख लेते हैं। इनमें जो मेन एलिमेंट्स मिलते हैं, मैं क्या लिखता हूं, देखो लिख ही देता हूं ये बात। मेन एलिमेंट्स फाउंड इन द फॉर्मूला ऑफ दीज मिनरल्स आर, देखो कौन कौन से मेन एलिमेंट्स मिलते हैं आपको। इसमें मिलता है सोडियम। क्या मिलता है आपको? सोडियम। Na लिखते हैं सोडियम को साइंस के अंदर। आपको इसके अंदर मिलता है पोटेशियम। पोटेशियम को K लिखा जाता है साइंस के अंदर, ठीक है। ये करनी पड़ेगी आपको चीजें, क्योंकि आपकी क्या होती है, बेसिक साइंस तो आती है। आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो इतनी साइंस तो आती है आपके, है ना। तो ये चीजें तो याद करना। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? एल्यूमिनियम, आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम, आपको देखने को मिलता है आयरन, आपको देखने को मिलेगा वहां पे ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, और इसके अलावा एक गैस तो ऑक्सीजन हो जाती है मेन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरा लिखते चले जाएं। इतना सफिशिएंट रहेगा बस आपको आइडिया देने के लिए। अब इसके आगे ईटीसी लगाना। ईटीसी इसलिए लगाया क्योंकि रॉक के अंदर क्या हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, उनका नंबर अनगिनत है। वो बहुत सारे हैं, वो 118 में से वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मेन मेजर जो है, जो मेजर एलिमेंट्स है वो कौन कौन से मिलते हैं? वो ये मिलते हैं हमको सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, या फिर आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया। इसमें एक सिलिकन नहीं लिखा, सिलिकन भी मेजर के अंदर आता है क्योंकि हमने देखा है सियाल तो हर जगह ही है, तो एक सिलिकन लिख देते हैं इसमें। फिर इसके बाद में मैं ईटीसी लिख देता हूँ कि और भी अगर आपको दिख जाए तो घबराना मत, लेकिन ये मेजर है, ये मेन है। और इन सबके फॉर्मूलाज से, इन सबके मिक्स होने के तरीके से हमको क्या देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं मिनरल्स। जैसे ओलिवाइनस का एक अलग फॉर्मूला है, पायरोक्सिन का अलग है, ऐसे सबके अलग अलग फॉर्मूलाज है। लेकिन आप क्या करते हो, ये 5 मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स को याद कर लेते हो। ये मिनरल्स हैं, रॉक नहीं है, ये रॉक नहीं है, चट्टान नहीं है। उस चट्टान में मिलने वाले क्या है? मिनरल्स हैं ये, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये चट्टाने नहीं पड़े अभी अपन, ये तो रॉक्स के अंदर मिलने वाले मिनरल्स हैं। अब ये हमने पढ़ा, तो देखो इसमें एक सीक्वेंस याद रखो कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें लिखते हो डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, कि जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो ना तो आप अर्थ की क्रस्ट में अंदर की तरफ जाते जा रहे हो। समझ गए? कि मतलब माइका आपको सबसे पहले मिलेगा, फिर आपको उसके नीचे क्या मिलेगा? क्वार्ट्ज, उसके नीचे जाओगे तो फेल्ड्स्पार, उसके नीचे पायरोक्सिन, पायरोक्सिन के नीचे ओलिवाइन। मतलब आप जैसे जैसे नीचे नीचे चलते चले जाओगे, आप इस तरह से चलते चले जाओगे, और सबसे नीचे आपको कौन देखने को मिलेगा? ओलिवाइन। तो ये एरो लगाना, एरो क्या शो कर रहा है? डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, कि जब आप ऐसे चलते चले जाओगे तो आप अर्थ के नीचे की तरफ जाते जा रहे हो। ये चीजें आप इसके अंदर याद रखना, ताकि आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि कौन सा मिनरल जो है मतलब वो किस लेवल पे हमको देखने को मिल जाता है। माइका जो है हमको स्टार्टिंग लेवल पे देखने को मिल जाता है, क्वार्ट्ज जो है उससे नीचे देखने को मिलता है। थोड़ा लेवल का आइडिया हो जाएगा आपको। लेकिन ये हमने क्या करा, ये हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया कि मिनरल्स जो होते हैं वो कितने तरह के या क्या हिसाब से हो सकते हैं। तो ये चीजें हमने देख लिया। तो हमने रॉक का क्या देखा, अभी बेसिक देखा हमने। टाइप ऑफ रॉक्स तो पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ रॉक का बेसिक देखा कि रॉक जो होती है वो क्या होती है, कहीं से बनती है, किस तरह की चीजें उसके अंदर होती है।
अब आपसे कोई रॉक के बारे में पूछेगा तो आप उसको अच्छा खासा बता सकते हो कि देखो रॉक में ये होता है, यहाँ मिल इस तरह से इस मिनरल से फॉर्म होती है। एलिमेंट्स और मिनरल्स में डिफरेंस रखना आप थोड़ा सा याद रखना कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो 118 तरह के हैं, लेकिन उनके मिलने से जो फॉर्मूला बनते हैं उन फॉर्मूला को अपन मिनरल्स कह देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो अगला जो टॉपिक है, अब मेन टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। कि रॉक्स जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं, कितने तरह की रॉक्स होती हैं। रॉक्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती है, 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होगी रॉक आपकी। कौन कौन सी रॉक होती है, एक तो इग्नियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। क्या करना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे आज अच्छे से डिटेल में इनको जानेंगे। तो टाइप ऑफ रॉक के अंदर जो सबसे पहला अपन, या आप क्या करना लिखने के बाद में ऐसा भी लिख देना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। एक तो इग्नियस रॉक, एक फिर उसके बाद में क्या देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक, फिर एक उसके बाद में क्या देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 रॉक के टाइप पढ़ेंगे आज अपन। सबसे पहला, सबसे मेन, सबसे जरूरी कौन सी रॉक, इग्नियस कौन सी रॉक हो गई, इग्नियस रॉक। सर नाम से पता लग रहा है इग्नियस, इग्नियस मतलब जलता हुआ, कुछ जलता हुआ है ये जलती हुई रॉक है, मतलब ये सबसे पहले वाली रॉक है जो जलती हुई चीज से फॉर्म हुई। और जलती हुई चीज कौन थी यहाँ पे, लावा। तो लावा से जस्ट जो रॉक फॉर्म हुई कि लावा निकला, ठंडा हुआ और रॉक फॉर्म हो गई, उस रॉक को हमने क्या कहा, इग्नियस रॉक। सबसे पहली रॉक है ये। जब अर्थ बनी थी तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि अर्थ बनी थी स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत गर्म थी, सारा जो भी यहाँ पे चीजें थी वो सारी लिक्विड फॉर्म में थी या फ्लूइड फॉर्म में थी, गैस के अंदर थी, सॉलिड में कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सब जमने लगा, ठंडा होने लगा, तब ये रॉक बनने लगी, जो सॉलिड चीज थी तब बनी। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो रॉक बनी कि वो जो लिक्विड था वो ठंडा हुआ अर्थ के ऊपर सारा, और जो उससे पहले सबसे पहले सॉलिड बना उसको हमने क्या नाम दिया, इग्नियस रॉक। तो आप कहते हो इग्नियस रॉक के लिए इनकी एक बात क्या है, यह है प्राइमरी रॉक। क्या है ये, प्राइमरी रॉक। और ये चीज आप है ना इसमें भी लिख लेना, इग्नियस जो रॉक होती है ये प्राइमरी रॉक होती है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमरी रॉक। ये होती है सेकेंडरी रॉक। और मेटामॉर्फिक कौन सी होती है, टर्शियरी रॉक। तो ये तो ऐसे ही बस यहाँ पे इसके सामने भी लिख लेना, बाकी मैं आपको यहाँ भी लिखवा देता हूँ कि इग्नियस जो रॉक जो होती है वो प्राइमरी रॉक होती है। अब प्राइमरी रॉक का मीनिंग क्या हो गया, प्राइमरी रॉक का मतलब हो गया सबसे पहले बनी, कहीं से बनी, फाउंड बाय लावा, फॉर्म्ड बाय लावा, लावा से बनी सर ये इग्नियस रॉक। ठीक है, कैसे बनती है, क्या चीज़ है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको जानते हैं, समझते हैं इसको। इग्नियस रॉक जैसे एक डायग्राम देखते हैं अपन, मान लो ये वॉल्केनो का वेंट है, वेंट मतलब वो पाइप जिससे वॉल्केनो निकल के आ रहा है, और इससे इधर की तरफ वॉल्केनो बन रही है और इधर की तरफ भी क्या बनती जा रही है, वॉल्केनो बनती जा रही है। मतलब ये लावा गिरता जा रहा है, गिरने की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। हमें पता है लावा थोड़े टाइम में कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और क्या बन जाएगी, यहाँ पे रॉक बन जाएगी, बन गई रॉक। ठीक है, फिर इसमें से और लावा आया, और लावा आया तो उसने क्या, देखो जैसे पहला लावा आया तो पहले लावे ने क्या करा, मान लो पहला लावा ठंडा हुआ और उसने इस तरह का बना दिया, ये उसने पहली लेयर बना दी। फिर कभी दोबारा फटेगा, दोबारा फटते फिर वो क्या बनाएगा, अगली लेयर। ये अगली लेयर बन गई। समझना क्या समझाऊंगा, देखो फिर ये दोबारा फटा और 20-25 साल बाद में, 100 साल बाद में, तो एक और लेयर बन गई। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखो, जब ये लेयर बन रही है, मान लो लावा आज फटा, ठीक है, आज अगर ये यहाँ पे ये फट जाता है, जैसे कोई वॉल्केनो है मान लो पहली बार फटी, उसने इरप्शन हुआ, मतलब है ना फटने वाला इरप्शन हुआ, तो वो क्या होगा, उसमें से लावा बाहर आया, लावा बाहर आके ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में सब कुछ शांत हो गया मामला। अब सब कुछ शांत है तो वहाँ पे पेड़ पौधे उग गए, कोई जानवर वगैरह रहने लग गए, अच्छा खासा वहाँ पे ग्रीनरी हो रखी है, जो वॉल्केनो एकदम शांत है, ठीक है। लेकिन अचानक से उसके बाद में दोबारा वो क्या होगा, वहाँ पे इरप्शन हुआ मान लो। अब जैसे इरप्शन होगा तो जितना भी वहाँ पे पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो सारे उस इरप्शन के अंदर आ जाएंगे,
सब दब जाएंगे। तो आपको क्या होगा, जैसे ही पहली लेयर बनी, उस पहली लेयर के ऊपर जो पेड़ पौधे थे वो सारे सेकंड लेयर के नीचे दब जाएंगे, और दब जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉसिल मतलब कि वो जानवर, वो पेड़ पौधे जो मर गए लेकिन वो कहाँ पे दबे हुए हैं, अंदर, इसके अंदर जमीन में दबे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा देखने को मिल जाता है जैसे हमारे जो पठार हैं डेक्कन वाले, जो डेक्कन वाले प्लेट्यू है वहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह का कि क्या हुआ, ये फिर अगली लेयर आ गई, फिर अगली लेयर आ गई, ऐसे लेयर बन जाती है। इन लेयर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ट्रैप्स। बात आती है सर ये ट्रैप्स वर्ड क्यों कह रहे हो आप, लेयर ही कह दो ना इसको, कि यहाँ पे लेयर मिलती है। ये लेयर एक्चुअल में आपको क्या होता है, विजिबल नहीं होती, देखने को नहीं मिलती लेयर, कि अगर आप कोई इनके रॉक को लोगे तो उस रॉक में लेयर्स देखने को मिलती है। रॉक में लेयर देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि देखो, ये जो लावा था ये ठंडा हुआ जम गया, फिर इस पर नया लावा हुआ, ठंडा हुआ जम गया, फिर नया लावा आया, ठंडा हुआ जम गया। अरे अगर बर्फ, अपन बर्फ लेते हैं, जैसे अपन ने पानी लिया, उसको जमा दिया, फिर उसके ऊपर और पानी डाला, पानी को लिया, उसको जमाया, बर्फ बन गई। अब आपने उसमें और पानी डाल दिया, फिर उसको जमा दिया, फिर एक और बर्फ बन जाएगी, फिर और पानी डाला, फिर बर्फ बन जाएगी। अब आप देखोगे ऐसे 3 पार्ट बन गए, ऐसे 3 पार्ट बन गए, और तीनों में आइस है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसे लेयर देखने को मिलेगी कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है? नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई लेयर देखने को नहीं मिलती हमें, और लेयर देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम लेयर वर्ड यूज में ना लेकर हम कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, ट्रैप। ट्रैप का मतलब है कि नीचे वाला जो फॉर्म हुआ था, जो नीचे वाली रॉक फॉर्म हुई थी, वो ऊपर वाली रॉक के ट्रैप में आ गई, ठीक है, या यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो ट्रैप में आ गए, फिर उसके ऊपर अगला ट्रैप आ गया। ऐसे ट्रैप आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, डेक्कन में। इसलिए डेक्कन प्लेट्यू को डेक्कन, कभी आप कहीं पे डेक्कन ट्रैप भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो डेक्कन ट्रैप दिख जाए तो घबराना मत। डेक्कन ट्रैप का मीनिंग ये है कि वहाँ पे आपको लेयर वाइज मिलती है। इसलिए अभी क्या हुआ, रिसेंट स्टडी के अंदर डेक्कन ट्रैप के अंदर देखा गया कि वहाँ पे कोकोनट जो होते हैं, है ना, कोकोनट के वो देखने को मिले अवशेष, फॉसिल्स देखने को मिले कोकोनट के। अब कोकोनट के फॉसिल्स अगर मान लो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो कोकोनट जो है, वो जो भी टाइम है, मान लो 6000 साल पहले, 7000 साल पहले वहाँ पे कोकोनट था, तो वो क्या हो गया, स्ट्रैप के अंदर आ गया कोकोनट, लेकिन वो वहाँ पे क्या रह गया, प्रिजर्व रह गया। हालांकि वो जल जाता है। यहाँ पे जितने फॉसिल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स तो खत्म हो जाते हैं क्योंकि लावा इतना गर्म होता है। फिर भी कोई फॉसिल्स बाई चांस किस्मत से बच जाए तो बच जाए। हम यही मानते हैं, मेजर तो हम यही मान के चलते हैं कि जो इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक के अंदर कभी भी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लावा जो होता है सारे फॉसिल्स को खत्म कर देता है। तो इग्नियस रॉक में हम ये मानते हैं ना तो फॉसिल मिलते, ना वहाँ पे हमको कोई लेयर देखने को मिलती है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रैप। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कोकोनट रह गया किसी किस्मत से यहाँ पे, तो रहने की वजह से क्या करा, उसकी स्टडी करी तो हमें पता लगा कि ये 7000 साल पुराना है। 7000 साल पुराना महाराष्ट्र में कोकोनट मिलना, इसका मतलब है कोकोनट सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, इक्वेटर के आसपास में, केरल वाली साइड के अंदर। तो महाराष्ट्र जो है कभी इक्वेटर के पास आसपास में रहा होगा। अब महाराष्ट्र इक्वेटर के आसपास कैसे रह सकता है सर, वो तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। लेकिन तुम जानते हो कैसे रह सकता है, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो नीचे से किधर से चलना चालू हुई थी, सदर्न हेमिस्फीयर से चलना चालू हुई थी, और इक्वेटर को क्रॉस करते हुए वो अभी किधर की तरफ आ रखी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रखी है। किससे टकरा रखी है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रखी है। कहानी तुमने समझ रखी है, सारी चीज़ें अब तुमको समझ में आएगी कि क्यों महाराष्ट्र के अंदर तुमको इक्वेटर वाली चीज़ें देखने को मिल सकती थी 7000 साल पहले। ओके, तो ये इस तरीके की स्टडी थी। चलो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ना तो यहाँ पे लेयर फॉर्म होती है, ना यहाँ पे हमको फॉसिल मिलते हैं, और लेयर जो फॉर्म होती है उसको फिर यहाँ पे ट्रैप कह देते हैं। बाहर जो रॉक निकली, जो बाहर लावा निकला, बाहर लावा निकल निकल के जमेगा, और जमने के बाद जो यहाँ पे लावा बनेगा उसे हम कहेंगे बेसाल्ट। जो बाहर लावा जम रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। और जो अंदर की तरफ ही जमेगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि ये क्या है आपका, एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, लावा। अब जो यहाँ से लावा आ रहा है, ये लावा जब यहाँ पे जमा हुआ है तो इसको कहते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मतलब सर जो अंदर ही जम गया, हाँ, जो अर्थ के अंदर ही लावा जमता चला जा रहा है उसे ग्रेनाइट का, और जो बाहर की तरफ निकल कर रहा है उसे हमने क्या कहा, बेसाल्ट का, है ना। तो बाहर जो आके जमेगा, जो उससे रॉक बनेगी, वो कौन सी रॉक बनेगी, बेसाल्ट रॉक, और जो अंदर की तरफ जमने से बनी उसे हम कौन सी रॉक कहेंगे, ग्रेनाइट रॉक। बताओ आया नहीं आया समझ में, आए समझ में, है ना।
अब अगर आपको ये समझ में आया तो हम क्या करते हैं, इसका एक और डायग्राम बनाते हैं इग्नियस रॉक का, कि बाहर आई तो सर बेसाल्ट है, अंदर है तो ग्रेनाइट है। मतलब यहाँ पे आपको एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ की सरफेस से बाहर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म भी देखने को मिलते हैं, और अर्थ के अंदर मतलब कौन से वाले, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म भी देखने को मिलते हैं। तो आप कहते हो यहाँ लैंडफॉर्म तो है नहीं, यहाँ तो रॉक है। तो रॉक दो तरह की हो सकती है इग्नियस के अंदर, एक तो एक्सट्रूसिव रॉक और एक इंट्रूसिव रॉक। तो हम क्या करते हैं, इग्नियस रॉक में लिखते हैं, या इसके नीचे लिखते चले जाते हैं, इग्नियस रॉक कैन बी, क्या हो सकती है, या तो सर वो एक्सट्रूसिव हो सकती है, या फिर वो अंदर मिली तो इंट्रूसिव हो सकती है। सर जो बाहर मिली एक्सट्रूसिव, उसको तो आपने, वो काहे की वजह से मिली, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। इरप्शन मतलब बाहर निकल कर आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बाहर निकल कर आया। एक्सट्रूसिव वाली वॉल्केनिक इरप्शन से बनी, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया, बेसाल्ट रॉक। क्या नाम दिया आपने उसको, बेसाल्ट रॉक। लेकिन जो अंदर की तरफ बनी, ठीक है, जो अंदर की तरफ बनी इंट्रूसिव वाली, उसको आप क्या नाम दोगे। तो सर इंट्रूसिव वाली देखो, आप कह रहे हो नीचे की तरफ बन रही है ना, पर नीचे भी देखो क्या होगा, एक तो थोड़ा ही आपने माइनिंग करी और आपको मिल गई, एक आपको डीप माइनिंग करनी पड़े। तो इंट्रूसिव को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जो आपको कैसे मिलेगी, शैलो डेप्थ पे, शैलो मतलब थोड़ा सा ही नीचे, एक आप कहते हो डीप डेप्थ पे। शैलो डेप्थ मतलब थोड़ा सा नीचे, और डीप का मतलब बहुत ज़्यादा नीचे। जब आप थोड़े से भी नीचे जाते हो तो आपको वहाँ पे जो रॉक मिलती है वो कौन सी होती है, ओलिवाइन रॉक होती है। सॉरी, ओलिवाइन तो आपका मिनरल है, ओलिवाइन मिनरल की रॉक मिलती है, लेकिन उसका नाम होता है यहाँ पे हाइपर बेसल रॉक। कौन सी रॉक कहते हैं फिर उन्हें, हाइपर बेसल रॉक, जो थोड़ा सा नीचे मिलती है। और ज़्यादा नीचे जब चल जाओगे तो वहाँ पे डीप डेप्थ के ऊपर आपको कौन सी रॉक देखने को मिलेगी, प्लूटोनिक रॉक। कौन सी रॉक देखने को मिलेगी, प्लूटोनिक रॉक। अरे सर ये कैसे उठपटांग से नाम आ रहे हैं, याद ही नहीं होंगे। तो शुरू में कहा था मैंने, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो नाम है ये हमने नहीं रखे, हम रखते तो कुछ भी इनका नाम अच्छा सा रख देते हिंदी के अंदर, लेकिन ये नाम जो है ये जो ग्रीक वाले हैं, ये रोमन वाले, इन्होंने रख रखे हैं। जैसे मान लो ये प्लूटोनिक रॉक है, तो इन्होंने क्या करा, प्लूटोनिक अपने प्लूटो पे रखा। प्लूटो क्या है, जो रोमन जो लोग होते हैं उनकी जो कहानियां होती हैं, उन कहानियों के अंदर जो इनके जमीन के अंदर के देवता होते हैं, पाताल लोक के, जो पाताल लोक के देवता होते हैं, ये प्लूटो को कहते हैं कि प्लूटो जो है हमारे पाताल लोक के देवता है। और वहां पे जो रॉक मिली वो उन्हीं के नाम पे रख दी इन्होंने, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमको तो अब प्लूटोनिक रॉक वैसे याद करना पड़ रहा है। उन लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि प्लूटो हमारे देवता थे, उनके नाम पे हमने रॉक का नाम रख दिया। तो चीजें हैं ऐसी, इस तरह से हैं, हमें तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी याद करनी पड़ेगी। तो शैलो पे मिला तो हाइपर, शैलो पे मिला तो हाइपर बेसल, और डीप अंदर की तरफ मिला तो आपने उसको क्या कह दिया, प्लूटोनिक रॉक कह दिया। तो ये हमने इस तरह की चीजें देख ली। अब देखो इसमें अगला टॉपिक क्या है, कि भाई हमको समझ में आ गया इग्नियस रॉक जो होती है वो दो तरह के, एक्सट्रूसिव हो सकती है, इंट्रूसिव हो सकती है, बाहर की तरफ भी है अंदर की तरफ भी है। बात आती है कि क्या मैं बताऊं, पहले बता दूं आपको या बाद में, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे बात बताता हूँ कि इग्नियस जो रॉक है कैन बी फॉर्म्ड बाय, इग्नियस रॉक जो होती है वो कैसे फॉर्म हो सकती है। आपने देख लिया कि इग्नियस रॉक से दो तरह के लैंडफॉर्म बन सकते हैं, एक्सट्रूसिव बन सकते हैं जमीन के बाहर, इंट्रूसिव जमीन के अंदर। इंट्रूसिव वाले में देखो देख भी लेते हैं, जैसे शैलो डेप्थ पे, थोड़ी सी डेप्थ पे, याद करो जब हमने वॉल्केनो का पढ़ा था और उसमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़े थे, उस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सिल पढ़ा था, डाइक पढ़ा था, लैपोलिथ पढ़ा था, लोकोलिथ पढ़ा था, नीचे नीचे सबसे नीचे बैथोलिथ पढ़ा था, याद आया। तो सबसे नीचे नीचे कौन सा था, बैथोलिथ था। तो अगर वहां पे बैथोलिथ पे आपको रॉक मिलेगी नीचे नीचे डीप डेप्थ पे, तो वो रॉक कौन सी होगी, प्लूटोनिक रॉक। तो आप क्या लिख दोगे इसके आगे, बैथोलिथ लिख लो,
ताकि तुमको याद भी रहेगा कि हाँ वहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो है ये शैलो डेप्थ पे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही। स्टार्टिंग के टाइम अगर हमने उसमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में देखा था, स्टार्टिंग में हमको क्या मिलता है, सिल मिलता है, डाइक मिलता है। तो वो जो लैंडफॉर्म है वो आप लिखो कि सिल और डाइक पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, हाइपरबेसल रॉक, ठीक है। और प्लूटोनिक रॉक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बैथोलिथ पे देखने को मिलेगा। अब हम लिखते हैं इग्नियस रॉक कैन बी फाउंड बाय, तो किस तरह से फॉर्म हो सकती है, दो चीजों से फॉर्म हो सकती है सर। जमीन से या तो है ना कभी भी एसिड निकल कर आता है, आप कहोगे उसको एसिडिक लावा, और फिर या फिर कौन सा लावा हो सकता है, बेसिक लावा। सर ये एसिड लावा बेसिक लावा तो आपने इतना पढ़ा है कि हमको चीजें इसकी पता है। क्या पता है कि एसिड लावा जो होता है इसमें क्या ज्यादा होता है, सिलिका ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सिलिका ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होता है, उसमें मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। सिलिका ज़्यादा होने की वजह से ये कैसे, सिलिका जो होता है वो कैसे कलर का रखता है इसको, लाइट कलर का। और वो जो होता है मेटेलिक मिनरल ज़्यादा होने की वजह से कौन से कलर का होता है, डार्क कलर का। लाइट कलर का जैसे आपको एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है, ग्रेनाइट, कि ग्रेनाइट जो है वो डार्क लाइट कलर का होता है। वहीं अगर आप बेसिक लावा में देखोगे तो डार्क कलर की आपको कौन सी रॉक देखने को मिलती है, बेसाल्ट रॉक। और इधर कौन सी रॉक देखने को मिली, ग्रेनाइट रॉक। सर और डिफरेंस बताओ। और डिफरेंस देखो, हमें पता था इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब फ्लूइडिटी अगर कम है, फ्लूइडिटी अगर कम है इसकी, तो ज़्यादा बहेगा नहीं, और ज़्यादा बहता नहीं है तो इसको क्या होता है, ये ज़्यादा बहता नहीं है तो नीचे से इसको निकलने में जोर आता है कि नीचे तेजी से बाहर नहीं आ पाता ये जल्दी से। जितना जल्दी कौन आ पाता है बाहर, बेसिक लावा। इसको अगर आपको ज़मीन से बाहर निकालना है तो हाई प्रेशर देना होता है, पढ़ा था हमने। तो मतलब ये इजीली बाहर नहीं आता। अगर इजीली बाहर नहीं आया तो वो कहाँ देखने को मिलेंगे, ज़मीन में। तो इसलिए क्या होगा, एसिडिक लावा की जो रॉक्स होगी, रॉक्स फाउंड इनसाइड अर्थ, या अर्थ की अर्थ से अच्छा वर्ड क्या लिखेंगे, क्रस्ट। कि आपको इसकी रॉक कहाँ मिलती है, क्रस्ट के अंदर देखने को मिलती है। वहीं अगर इसकी रॉक की बात करें, रॉक्स फाउंड आउटसाइड क्रस्ट। रॉक आप किसको कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्रस्ट के बाहर देखने को मिलेगी। अब बाहर देखने को मिलेगी, ठीक है सर, आपने बता दिए, 4-5 पॉइंट बता दिए, और हो तो और बता दो। और देखो इसमें क्या समझ सकते हो कि जो एसिडिक लावा होता है ये ज़मीन के अंदर ही है। इसका जो लैंड, जो ये फॉर्मेशन हो रहा है वो ज़मीन के अंदर हो रहा है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, ज़मीन में हाई रहता है, प्रेशर भी क्या रहता है, हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से, प्रेशर हाई होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे जो रॉक्स बनती है वो क्रिस्टलाइन नेचर की बनती है। क्रिस्टलाइन मतलब, क्रिस्टलाइन का मतलब जैसे क्रिस्टल होता है ना, देखो आपको बताता हूँ, क्रिस्टल का एक डायग्राम देता हूँ। क्रिस्टल, या फिर चलो अभी डायग्राम देखेंगे वरना इसके बीच में आ जाएगा डायग्राम। चमकदार जो होता है, ऐसा पत्थर जो चमकदार होते हैं, चमकदार पत्थर, ठीक है, वो चमकदार पत्थर जो होते हैं उनको क्रिस्टलाइन रॉक्स कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन रॉक जो होती है वो हमेशा एसिडिक लावा से बनेगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन रॉक्स हमेशा कहाँ बनती है, ज़मीन के अंदर बनती है, नीचे की तरफ। वही बेसाल्ट वाली जो होती है रॉक, ये बाहर आ जाती है, इसलिए ज़्यादा क्रिस्टलाइन नेचर की नहीं होती, ये इतनी चमकदार नहीं होती। तो रॉक्स फाउंड इनसाइड क्रस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, आप कहते हो एक तो क्रिस्टलाइन नेचर की रॉक होती है, क्रिस्टलाइन रॉक्स, उसमें क्या कहते हो सर, ये तो नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इसके अंदर ज़्यादा चमक नहीं आती। अगर ये ज़मीन की इतना नीचे मिलती है और इस पर इतना प्रेशर, इतनी हीट लगती है, तो ये मजबूत बनता है कि भाई किसी भी चीज़ पर अगर आप हीट डालोगे, प्रेशर डालोगे, हीट डालोगे, प्रेशर डालोगे, तो वही बात होती है कि जितना तपेगा उतना निखरेगा। सुना है आपने ये कहावत सुनी है कि जितना कोई चीज़ तपती है उतना वो निखरती है। तो ये चीज़ यहाँ से चालू हुई है, ये रॉक से आई है कि रॉक जितनी तपती है, जितना उसे प्रेशर लगता है, उतनी ज़्यादा उसके क्या होते हैं, फिर वो निखर के आती है। निखर के मतलब उसका कैसा नेचर आता है, क्रिस्टलाइन नेचर। और रॉक क्या हो जाती है, बहुत हार्ड भी हो जाती है फिर, कि अब उसको कोई नहीं तोड़ सकता, इतना ज़्यादा उसने हीट और प्रेशर देखा है। तो हीट और प्रेशर इतना ज़्यादा लगने की वजह से वो क्या होती है, कैसे नेचर की हो जाती है, हार्ड नेचर की होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, ये भी हार्ड तो होती है, ऐसा नहीं हार्ड नहीं है, पर नॉट दैट हार्ड, इतनी हार्ड नहीं है जितनी हार्ड कौन होती है, एसिडिक वाली होती है, जो एसिडिक लावा से बनती है।
और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, क्रिस्टलाइन रॉक कह दिया, हार्ड कह दिया। और अगर मैं कहूं ये क्या इरोड हो जाएगी, इरोड स्लोली। अब इरोड का मतलब क्या है सर, इरोजन का मतलब क्या है, इरोड का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो डेफिनेशन लिख लेना कहीं पे साइड में, बता देता हूँ तुम्हें। साइंस का स्टूडेंट होगा उसको तो पता होगा इरोड का मतलब क्या है। इरोड का मतलब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर एंड मॉइस्चर कॉज चेंज इन metals physical and chemical property due to which जिसकी वजह से due to which it becomes या ड्यू टू विच इट बिकम्स, आप क्या कह सकते हो इसको, वीक हो जाता है ये, हाँ इट बिकम्स वीक। क्या लिखा इरोड को, भाई मेटल क्या होता है, इरोड का मतलब होता है जैसे जंग लगती है ना, कोरिजन होता है, जंग लगना, उस तरह का है ये प्रोसेस। कि मेटल जो होता है, जैसे मान लो अगर जमीन के अंदर भी, तो हमने पढ़ा था जमीन के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर भी होता है, पानी भी जाता है नीचे, उससे क्या होता है रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने की वजह से जो वहाँ पे जो भी मेटल प्रेजेंट होंगे, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, और जो आपका आयरन था, इस तरह के मैग्नीशियम वगैरह, ये जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स उससे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने की वजह से वो वीक हो जाते हैं। और वीक जब होते हैं तो उसको हम कहते हैं इरोड हो गए, क्या हो गए ये, इरोड हो गए। लेकिन एसिडिक वाला जो है, अब ये तो जमीन के अंदर है, ठीक है, जमीन के अंदर होने की वजह से ये तो क्या होंगे, इरोड स्लोली होते हैं। पर ये तो जमीन के बाहर निकल कर आ गए, जमीन के बाहर आते इनको एयर भी ज्यादा मिलेगी, मॉइस्चर भी ज्यादा मिलेगा, और दोनों ज्यादा मिलने की वजह से आप कहोगे सर ये तो इरोड होंगे फास्टली, वो तो स्लोली हो रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं, फास्टली, जल्दी जल्दी इरोड होते हैं। तो ये क्या है हमने पढ़ा, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, एसिडिक लावा रॉक और बेसिक लावा रॉक। तो अब आपने ये भी समझ लिया, बताओ, ये भी आपने समझ लिया कि इग्नियस रॉक जो होती है, ठीक है, बच्चों को तो बस ये बताया कि इग्नियस रॉक जो होती है वो लावा से बनकर, जो लावा से मिलकर बनती है वो रॉक होती है। पर आपने तो रॉक का इतना सारा ज्ञान ले लिया, ये देखो कि वो एक्सट्रूसिव हो सकती है, इंट्रूसिव हो सकती है, कैसे वहाँ पे ट्रैप्स फॉर्म होते हैं, ये डायग्राम से आपने देखा। फिर आपने ये देखा कि इसके अंदर एसिडिक लावा रॉक कौन सी होती है, बेसिक लावा रॉक कौन सी होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सी रॉक क्या है क्या नहीं है, सब कुछ, मतलब इग्नियस रॉक का आपने सब कुछ अच्छे से जान लिया। और जब मैं कहता हूँ इतना ही अच्छे से सब कुछ जान लिया है, तो और इसका फिर इसको कवर कर दिया जाए ताकि कुछ बचे ही नहीं इग्नियस रॉक के अंदर, तो आप क्या कहते हो, आप इसमें कहते हो कि प्रॉपर्टीज कह सकता हूं मैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक, या चलो ये फैक्ट की तरह याद रखें इसको। वैसे आपको समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा नीचे जाओगे आप उतना ही ज़्यादा कैसे नेचर की रॉक मिलेगी, क्रिस्टलाइन नेचर की, है ना। तो ये चीज़ लिख लेते हैं अपन, ये बस लिख देता हूं मैं, बाकी समझ तो आपने लिया, स्टार बना के लिख लेना। रॉक्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड अर्थ आर मोर क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसे नेचर की होती है वो, क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। ऑल्सो दे बिकम हार्ड, क्या हो जाती है, हार्ड भी होती है। डेट्स वाई दे आर वैल्यूएबल, तो ये वैल्यूएबल भी हमारे लिए जरूरी भी है। पर बात आती है जमीन पे आई कैसे, अरे इतनी नीचे है ये ऊपर कैसे आ गई, ठीक है, ऊपर आ गई है क्योंकि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है, तो हमने देखा है वहाँ पे क्या होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो नीचे की चीज़ें होती है वो किधर की तरफ आ सकती है, ऊपर की तरफ आ सकती है। तो आप इसमें क्या लिखते हो, दे कम नियर अर्थ सरफेस
ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से किधर की तरफ आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। तो बस ये चीज़ें हमको थोड़ी सी इसमें समझनी थी, इग्नियस रॉक के अंदर हमने पढ़ लिया। हम इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसी का एक पार्ट होता है इंटरमीडिएट रॉक। इंटरमीडिएट रॉक क्या होती है? अभी हमने देखा इग्नियस रॉक जो होती है वो दो तरह के लावा से मिलकर बनती है। एक लावा तो हो गया एसिडिक लावा और एक कौन सा होता है, बेसिक लावा। लेकिन कोई रॉक मान लो बन जाए इन दोनों के मिलने से, जिसमें एसिड लावा भी है और बेसिक लावा भी है, तो ऐसे रॉक को अपन कौन सी रॉक कहते हैं? इंटरमीडिएट रॉक। क्या लिखते हैं इसमें? फॉर्म्ड बाय बोथ बेसिक एंड एसिडिक लावा, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिक लावा भी देखने को मिलेगा और एसिडिक लावा भी देखने को मिलेगा। अब बेसिक लावा जो है वो तो कौन से कलर का है? डार्क कलर का। और एसिडिक लावा कैसे कलर का है? लाइट कलर का। इस वजह से क्या होती है? These rocks have black and white, तो मत लिखो इसको, लाइट लिख लो। इसको आप ऐसा करो, डार्क एंड लाइट लिखो। These rocks have dark and लाइट डॉट्स। तो ऐसी रॉक के ऊपर आपको क्या करेंगे? डॉट देखने को मिलेंगे, डार्क लाइट कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा अगर डॉट देखने को मिल जाए तो समझ लेना है कौन सी रॉक है। ऐसी कोई इग्नियस रॉक, ऐसी कोई इग्नियस रॉक जिसके अंदर आपको डॉट देखने को मिल जाए, ब्लैक कलर, ये तो ब्लैक कलर के, डार्क कलर के, ब्राउन कलर के या फिर लाइट कलर के देखने को मिलते हैं आपको, तो इस तरह की रॉक आपको कौन सी रॉक कहोगे? इंटरमीडिएट रॉक कहोगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल याद रख लो, डेओराइट, और एक याद कर लो एंडेसाइट। तो एग्जांपल याद कर लो इसमें, डेओराइट और एंडेसाइट, है ना। ये देख लेना, मतलब ये जो रॉक्स होती है ना, डेओराइट और एंडेसाइट, ये क्या होती है? इनके ऊपर डॉट बने हुए रहते हैं, धब्बे से बने रहते हैं, और वो जो होती है कौन सी रॉक हो जाती है? आपकी इंटरमीडिएट रॉक हो जाती है। तो ये जो पढ़ा था हमने, ये कहीं का कंप्लीट कर लिया, सारा इग्नियस रॉक का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो किसके बारे में पढ़ना होता है हमें? ये सेकंड पार्ट करने से पहले आप इसकी फोटो भी देख लो, जो इग्नियस रॉक होती है कैसी दिखती है। ये देखिए कुछ इस तरह की होती है इग्नियस रॉक। क्या दिख रहा है हमें इसमें? पहली जो दिख रही है बहुत ज़्यादा चमकदार दिख रही है, ये उससे कम चमकदार है। ये तो इसमें चमक है लेकिन इससे कम है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चमक रहा। ठीक है, अगर ये इग्नियस रॉक है तो मैं कहूँगा ये सबसे नीचे नीचे मिलती है, ये वाली सबसे नीचे नीचे मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा नीचे उतना ज़्यादा क्रिस्टलाइन नेचर, उतनी ज़्यादा चमकदार, उतनी ज़्यादा हार्ड। तो ये हार्ड ज़्यादा है, ये उससे कम हार्ड है, ये उससे कम हार्ड है, ये फिर सबसे कम है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, ये कम क्रिस्टलाइन है, ये कम दिख रहा है हमको इसमें चमक, और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से रॉक्स हैं। अगर ये सबसे नीचे नीचे मिलती है तो आप इसको क्या कह सकते हो? प्लूटोनिक रॉक कह सकते हो कि ये कौन सी रॉक है आपकी? प्लूटोनिक रॉक। ये वाली भी अगर नीचे मिलती है तो ये भी क्या है? प्लूटोनिक रॉक हो गई। लेकिन जो ग्रेनाइट है ये प्लूटोनिक में भी मिल जाता है, मतलब बहुत नीचे मिल सकता है, या फिर आपको थोड़ा ऊपर भी मिल सकता है। अगर ऊपर शैलो में मिल जाए तो आप इसको क्या कहते हो? हाइपा बेसल रॉक, या फिर आप इसको कहीं में भी रख सकते हो, प्लूटोनिक के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है वो कहीं में भी आ जाता है प्लूटोनिक में। तो ये तो हो गया आपका ग्रेनाइट। और ये क्या है आपका जो बिल्कुल नहीं चमकता, जो ऊपर ही ऊपर फॉर्म हो जाता है? बेसाल्ट। तो ये बेसाल्ट है, ये ग्रेनाइट है, ये काहे की वजह से फॉर्म हुआ है? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। सब कुछ हमने ऊपर लिखा था, बस हमने अब इनकी फोटोज देख ली। सबसे नीचे नीचे अगर कोई मिनरल मिलता है सबसे नीचे नीचे जिससे ये प्लूटोनिक रॉक बनी होगी, तो वो कौन सा होता है? हमने उसके अंदर पढ़ा था भी, डायग्राम के अंदर एक क्या पढ़ा था? ओलिवाइन। तो सबसे नीचे नीचे ओलिवाइन मिलेगा, उससे ऊपर से अगर कोई बनती है तो वो कौन सी होगी फिर? पायरोक्सिन होगी। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सारी बातें आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो
कि अगर नीचे नीचे कोई रॉक मिल जाए तो उसको प्लूटोनिक रॉक कहूँगा। उसमें कोई मिनरल हो सकता है तो सर वो ओलिवाइन हो सकता है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम कोई केमिस्ट नहीं है जो उसको लेके बैठ के चेक करेंगे कौन सा है केमिकल कौन से नहीं है, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं। अब हम ज्योग्राफी में आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी जो रॉक है उसमें किस तरह का मिनरल हो सकता है और उस रॉक का क्या नाम होता है और वो रॉक फॉर्म कैसे होती है। अगर बात आ जाएगी कहाँ तक, इग्नियस रॉक की। लेकिन सर अगर इग्नियस रॉक के अलावा कोई रॉक पूछ ली तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसको भी देखते हैं इग्नियस रॉक के अलावा और कौन सी रॉक्स होती है। तो इसलिए आप कौन सी रॉक पढ़ते हो सेकंड नंबर पे, सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक। नाम से पता लग रहा है सर ये तो सेडिमेंट से बनी होगी, हाँ सेडिमेंट से बनी है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स याद करो, जो कोई भी चीज़ अगर कोई पत्थर जो था वो टूटता चला जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में तो उसको हमने सेडिमेंट कहा था, सेडिमेंट है ना। तो जो सेडिमेंट था इसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं ये। फाउंड बाय प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। कौन से प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, डेन्यूडेशन वाले प्रोसेस से। अब डेन्यूडेशन वाले प्रोसेस से कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसके लिए आपको डेन्यूडेशन समझना पड़ेगा कि डेन्यूडेशन क्या होता है। डेन्यूडेशन सर आपने ये सुना सुना सा लग रहा है, कभी जिक्र हुआ है क्या? हाँ इसका जिक्र हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब वेदरिंग होती है एक लंबे समय तक तो लैंड फॉर्म में चेंज आ जाता है। अगर वेदरिंग एक लंबे टाइम तक चलती चली जाती है, मतलब किसी पहाड़ पे अगर नदी चलती चली जा रही है तो उसके पार्टिकल्स को तोड़ेगी तोड़ेगी, जिसकी वजह से पहाड़ जो ऊपर से इस तरह था अब वो इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सारा पार्ट नदी अपने साथ में क्या कर गई, आगे ले गई, धीरे 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 उसके पार्टिकल सारे आगे ले गई। तो पार्टिकल जो उसके अपने साथ लेके जा रही है, तो उन पार्टिकल्स को पहले तोड़ना, उससे तो कहा वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कि बड़ी रॉक का छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। अब ये वेदरिंग में क्या होता है, जब नदी उसको अपने साथ लेके जा रही है तो उसको कहते हैं इरोजन, है ना। इरोजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स, इन स्मॉल पार्टिकल्स का जो अभी हमने इधर पढ़ा, इन स्मॉल पार्टिकल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से कहां चले गए, ये दूसरी जगह पे चले गए, उसको हमने इरोजन कह दिया। और आगे जाके फिर क्या होंगे, कहीं ना कहीं पे जाके इकट्ठे होंगे। जैसे मान लो पार्टिकल बहते हुए जा रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई ये पार्टिकल थे इधर से बहते हुए है, अब आगे जाके इनको कहीं पे बैरियर मिल गया, कहीं पे रोकने की कुछ जगह मिली जहाँ पे जाके रुक गए। अभी क्या होंगे, सारे वहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, और एक के ऊपर एक इनकी क्या होती चली जाएगी, लेयर्स बनती चली जाएंगी, और सारे ये पार्टिकल जो हैं ये चिपकते चले जाएंगे, इनके बीच में सीमेंटिंग होती चली जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय बाद ये क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे चिपक जाएंगे। अच्छे चिपकने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे पकड़ के उठाओगे तो मिट्टी सी नहीं उठेगी, ये पूरा का पूरा ऐसे रॉक का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, these particles store near a barrier and get cemented। ये पार्टिकल जो होते हैं ये किसी बैरियर के जाके पास में स्टोर होते हैं और वहां पे क्या होते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं। सीमेंटेड का मतलब होता है सीमेंट लग जाना, मतलब चिपक जाना। वैसे सीमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन सीमेंटेड का मतलब होता है चिपकाना। तो ये क्या होंगे, बाद में जाके चिपक जाएंगे, और चिपकते ही जैसे ही पार्टिकल चिपक गए, अब हमको ऐसा टुकड़ा सा मिलेगा, उस टुकड़े को हम क्या कह देंगे, रॉक कह देंगे। कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से बनी है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। ये जो पूरा इसको बनाने का तरीका है डेन्यूडेशन है। बात आता है कि सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट आए कहाँ से, किसके सेडिमेंट्स होते हैं सर, कौन सी रॉक, कोई रॉक तो टूटी होगी उसके तो सेडिमेंट्स होंगे। तो सही बात है, ये सेडिमेंट्स किसके होते हैं, किसी रॉक के होते हैं। पर वो रॉक क्या होते हैं, आप कहते हो वेदरिंग ऑफ, या वेदरिंग मत लिखो आप, तो इस पर डेन्यूडेशन लिखो।
डेन्यूडेशन ऑफ, या तो डेन्यूडेशन आप किसका करो, इग्नियस रॉक का। सर सही बात है, इग्नियस रॉक ही टूटेगी क्योंकि सबसे पहली रॉक है, प्राइमरी है। और ये जो अभी सेडिमेंट्री पढ़ रहे हैं, ये कौन सी रॉक है आपकी, कौन सी रॉक है ये, सेकेंडरी रॉक है। मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया ये बात कि किस तरह की रॉक होती है, सेकेंडरी रॉक। सेकेंड टाइम पे ये बनती है, कैसे बनती है कि सर इग्नियस रॉक हो गई या कोई सेडिमेंट्री रॉक भी हो गई, या फिर कोई मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, मतलब कोई सी भी रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कोई सी भी रॉक अगर डेन्यूड होती है, अगर उसका इरोजन होता है, अगर उसकी वेदरिंग होती है, उसके पार्टिकल जाके कहीं पे जाके इकट्ठे होते हैं, वहां जाके सीमेंटिंग होके वो जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वहां पे एक नई रॉक बन जाती है, तो हम उस रॉक को भी आगे फिर क्या ही नाम देंगे, सेडिमेंट्री रॉक। मतलब कोई सेडिमेंट्री रॉक बनी और उसके भी सेडिमेंट्स फिर मान लो इन फ्यूचर अलग हो गए और आगे जाके कहीं पे दोबारा इकट्ठे हो गए, तो दोबारा से फिर उसको हम क्या कह देंगे, सेडिमेंट्री रॉक कह देंगे। तो डेन्यूडेशन इन तीनों रॉक का भी हो, बनेगा आपको कौन से लास्ट में फिर, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने देख लिया कैसे फॉर्म होती है, सेकेंडरी रॉक होती है और प्रोसेस इसका हमने समझ लिया। हमें बस इसके एग्जांपल देखना है कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल में देखो आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, कोल हो गया, और इसके अलावा इसके अंदर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि क्ले होता है, ठीक है, तो क्ले इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर चौक आता है, चौक लिखने वाला चौक आता था, वो चौक इसके अंदर आता है। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो इसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह की दिखती हैं रॉक्स ये। ये देखो, अभी बताया मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया था, सैंडस्टोन बताया, लाइमस्टोन बताया, कॉल बताया, चौक बताया, शेल हो गया, जिप्सम हो गया। ये सारी कौन सी रॉक है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, सेडिमेंट से मिलकर बनती है। तो ये 5-6 इसमें जो 6 एग्जांपल्स है आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये वो है मेन, और भी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ इतनी सी है, बहुत सारी रॉक्स होती हैं, पर जो मेन हमारी लाइफ में हम जो डेली लाइफ में सुनते हैं नाम, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको। तो ये चीज़ जो है इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे कि सर हम इसके एग्जाम्पल्स को भी याद कर लेंगे, एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि। और इसके बाद में तीसरी तरह की कौन सी रॉक होती है, सर लास्ट रॉक पढ़ा दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देखो आप, लास्ट रॉक कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, देखो इसका मीनिंग होता है, ये बनता है वर्ड मेटामॉर्फिज्म से। किससे बनता है ये, मेटामॉर्फिज्म से वर्ड बनाओ। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, चेंज इन ओरिजिनल फॉर्म, कि कोई चीज जो ओरिजिनल थी उसकी फॉर्म में चेंज आ गया, उसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। और उसी तरीके से बनी हुई जो रॉक्स होती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। कैसे कि मान लो कोई, मैं कहता हूं ओरिजिनल रॉक थी, कोई कैसी रॉक है, ओरिजिनल रॉक है, ठीक है, ये या तो आपकी इग्नियस हो सकती है, ये आपकी सेडिमेंट्री हो सकती है, या फिर ये आपकी मेटामॉर्फिक हो सकती है। तीनों रॉक में से कोई सी भी, मैं कह रहा हूं तीनों रॉक में से कोई सी भी रॉक अगर है, ओरिजिनल रॉक है, और आपने उस पर क्या लगाया, दो चीजें लगाई, एक तो हीट और एक प्रेशर। सर ये हीट एंड प्रेशर तो कहाँ लगेगा, जमीन के अंदर। मतलब कोई इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक किसी कारण से जमीन के अंदर चल जाए, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, कुछ भी रीजन से, तो उस पर क्या लगने लगती है, हीट लगने लगती है, उस पर प्रेशर लगने लगता है। और इस हीट और प्रेशर की वजह से, ठीक है, या मान लो कोई रॉक जो है जमीन के अंदर इग्नियस रॉक फॉर्म हुई, लेकिन वो टाइम के साथ में नीचे चलती जा रही है, तो इग्नियस रॉक फॉर्म हुई, बन गई वो, लेकिन अब टाइम के साथ जब नीचे जाएगी तो उस पर और हीट और प्रेशर लगेगा, और हीट और प्रेशर की वजह से क्या होगा, उसकी फॉर्म में चेंज आएगा। क्यों, बनी तो क्या थी, लेकिन अब और हीट और प्रेशर की वजह से कुछ उसमें चेंज आएगा, और चेंज आने की वजह से वहां पे जो नई रॉक मिलेगी वो आपकी कौन सी रॉक मिलेगी, मेटामॉर्फिक रॉक।
किस तरह की रॉक देखने को मिलेगी आपको? मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेगी। जब इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक पे हीट और प्रेशर लगता है तो उसकी फॉर्म में चेंज आ जाता है। यहाँ पे लिख भी लेना, चेंज इन फॉर्म, उसकी फॉर्म में चेंज आ जाता है और वहां पे नई रॉक बनती है, जिसे हम कौन सी रॉक कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है अच्छी खासी मिलती है। ये आप इसमें लिख सकते हो चाहो तो कि मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो 27% मिलती है हमें। 27% जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है, उस क्रस्ट पे 27% हमें कौन सी मिलेगी? मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होती है वो सबसे ज्यादा मिलती है, 65% है इग्नियस रॉक का। लिख लेना, मैंने लिखवाया नहीं, लिख लेना, अभी याद आया। इग्नियस रॉक जो होती है वो 65% मिलती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो 27% मिलती है। वहीं सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो सिर्फ 8% मिलती है। तो सबसे कम जो परसेंटेज है वो सेडिमेंट्री रॉक का है, 8%। 8 वो है, 27 ये है, और इग्नियस कितनी है? 65। तो इस तरह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती है। ये चीज़ हमने देख ली, हमने इनकी परसेंटेज भी चलो आ गया याद, तो वो भी चीज़ हमने समझ ली। बात आती है इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो बात यह है, इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट्स वाई दीज रॉक्स हैव हाई वैल्यू। इस वजह से इनकी वैल्यू क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। टाइम बाई टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग तो आई, इग्नियस रॉक बन गई, सेडिमेंट्री बन गई। अब उनको फिर दोबारा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हीट और प्रेशर वाले, फिर वो जाके मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है। तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? फिर बढ़ जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे डायमंड, इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या होता है? एंथ्रेसाइट कोल होता है, कोयला होता है, लेकिन कोयले की सबसे टॉप क्वालिटी जो होती है वो एंथ्रेसाइट होती है। तो कोल जो होता है वो 4 टाइप का आता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, ये 4 तरह के कोल होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो टॉप क्वालिटी है वो एंथ्रेसाइट होती है। ठीक है, तो डायमंड हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती है ईटीसी, ये सारी हमको कौन सी रॉक से देखने को मिलती है? मेटामॉर्फिक रॉक से देखने को मिलती है। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक से बनते कैसे हैं? जब इन पे किसी सेडिमेंट्री, इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे क्या लगता है? जब हीट और प्रेशर लगता है, तो आप क्या करो, इसको इस टेबल से भी थोड़ा याद करना चाहो तो कर सकते हो, विजिबल है? ठीक है, कुछ एग्जांपल है मेटामॉर्फिज्म के कि अगर आपने क्या करा, जैसे देखो कोल है, कोयले के ऊपर आपने क्या लगाया? अगर कलर दिख रहा नहीं है, कोल के ऊपर आपने क्या लगाया? जब हीट लगाई तो या तो वो एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल की लीड आती है, उस पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। एंथ्रेसाइट बताया मैंने, टॉप क्वालिटी का कोल होता है। ये सब कब बनते हैं? जब कोयला जो नॉर्मल क्वालिटी का कोल है उसको हीट करा जाता है। मतलब नॉर्मल क्वालिटी का कोल बना जमीन के अंदर ही बना, लेकिन जमीन के अंदर वो और नीचे गया और वहां पे उसको और हीट और प्रेशर मिला, जिसकी वजह से अब उसके जो एक्चुअल जो कोल था उसमें चेंजेस आए, और चेंजेस आने की वजह से पहले वो कोल जो था वो एक अलग रॉक थी, लेकिन बाद में फिर क्या बन गई? एक अलग रॉक बन जाती है। तो कोल हो गया एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट वाला। लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन जो होता है वो आगे जाके कहीं में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल के अंदर। क्ले हो गया, शेल हो गया, ये कहीं में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्लेट के अंदर। स्लेट क्या होती है? स्लेट होती है जैसे घर के अंदर उसके अंदर, घर के अंदर किचन वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर मार्बल जैसा सा लगता है ये। ठीक है, डिज़ाइन होती है मार्बल जैसी, तो हमको लगता है ये मार्बल का है, लेकिन वो स्लेट का बना होता है। अभी डायग्राम में देख लेंगे, ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है स्लेट वाली भी। ऐसी क्वार्टजाइट भी इसी तरह का काम करता है, डिजाइनिंग के काम में आता है। सैंडस्टोन को हीट करते हैं, क्वार्टजाइट बनता है। क्ले और शेल को करते हैं, शिस्ट बनता है। और ग्रेनाइट पे जब प्रेशर लगता है तो क्या बनता है? नाइस बनता है ना? तो ग्रेनाइट पे जब प्रेशर लगेगा तो क्या बनेगा? नाइस बनेगा। इसमें जी जो है इसका साइलेंट रहता है तो नाइस कहते हैं इसको, तो नाइस बनता है। तो ये चीज़ें होती है जो किससे फॉर्म होती है? आपके मेटामॉर्फिज्म से फॉर्म होती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ कितनी ली है? 6 ली है। ये 6 जो होती हैं वो जरूरी है, बहुत सारे प्रोसेस हैं और भी होते हैं, लेकिन हम ये 6 ही थोड़े याद कर लेते हैं बस, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया रहे कौन सी रॉक जो है वो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू काई में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है, हमको चलो मेटामॉर्फिज्म वगैरह सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीज़ें क्लियर है सब कुछ। लेकिन सर आपने जो ये एक बार इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बताई, इनमें आप डिफ्रेंशिएट बता दो तो मज़ा आ जाए एक साथ लास्ट के अंदर। लेकिन मज़ा तो लो,
मज़ा तो लो, लेकिन इसमें मेटामॉर्फिज्म को बीच में मत लो, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म तो क्या है, इन्हीं से बनी है, इग्नियस से या फिर सेडिमेंट्री से। और मेटामॉर्फिज्म में तो कुछ ऐसा नहीं है, वो हीट और प्रेशर की वजह से चेंजेस आते हैं। आपको क्या होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन करता है तो वो क्या पूछ सकता है, देखो मैं इसको टॉपिक को तो इस नाम से लिखूंगा, डिफरेंस बिटवीन, लेकिन आप मत समझना, आप इसको अच्छे से पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इनमें क्या डिफरेंस होता है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में, तो आप इसको करना आप तो अच्छे से कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक लिखा। देखो सबसे पहली बात क्या कहते हो, क्रिस्टलाइन नेचर, सबसे पहले क्या कहते हैं हम, आप इग्नियस में क्या कहते हो, यस, सेडिमेंट्री में क्या कहते हो, नो। ये क्रिस्टलाइन होती है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होती। सेकंड आप लिखते हो हार्डनेस। हार्डनेस में क्या होता है, ये ज़्यादा मोर हार्ड होती है, ये लेस हार्ड होती है, ठीक है, एक डिफरेंस ये पड़ा। थर्ड हम देखते हैं लेयर, इसमें लेयर फॉर्म होती है क्या, इग्नियस रॉक में मैंने बताया लेयर फॉर्म हुई थी, पर हमने उसको ट्रैप कहा था, क्योंकि लेयर्स एक्चुअल में दिखती नहीं है। तो जब आप इनकी रॉक देखोगे तो रॉक में लेयर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि इसके अंदर आपको लेयर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रैप कहा जाता है और वो अलग चीज़ है। सेडिमेंट्री रॉक में आपको लेयर्स देखने को मिलती है, क्योंकि होता क्या है, सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट आया कोई जमा हुआ, उसके ऊपर नया सेडिमेंट आगे जमा होएगा, उसके ऊपर नया सेडिमेंट आएगा। सेडिमेंट जब आते हैं तो उसमें कोई अलग चीज़ें आ जाती है, मान लो इस बार सेडिमेंट जो है वो अलग कलर का आ रहा है, फिर सेडिमेंट आ रहा है उसका थोड़ा सा कलर चेंज है, फिर लाइट कलर का, कुछ भी हो सकता है सेडिमेंट में। इसलिए सेडिमेंट्स में क्या होता है, आपको लेयर देखने को मिल जाती है। और बात आती है अगर किसकी, फॉसिल्स की, क्या आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या कहते हो आप, इग्नियस में देखने को नहीं मिलते। अरे सर आपने कोकोनट के लिए तो कहा था देखने को मिलते हैं, अरे कोकोनट तो एक्सेप्शन आ गया था वहाँ पे, बाकी मैंने आपको बताया कि लावा यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि फॉसिल्स अगर होते भी है ना तो सब जल के खत्म हो जाता है, सब कुछ राख हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ के फॉसिल्स जो होते हैं इग्नियस रॉक में फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते, वहीं सेडिमेंट्री रॉक में आपको फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेडिमेंट आके जमा हुआ, उसके ऊपर कुछ मान लो बनने लगा, फिर सेडिमेंट आ गया, फॉसिल वहाँ पे बीच में फंस गया, तो वहाँ मिल सकता है आपको, क्योंकि सेडिमेंट तो एक लेयर बाय लेयर प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप फिफ्थ कहते हो मिनरल्स। क्या मिनरल्स किस में ज़्यादा मिलते हैं, इग्नियस में, सेडिमेंट्री में? तो देखो आप कहोगे इसमें आपको मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें मिनरल्स आपको कम देखने को मिलते हैं। इग्नियस में सर ज़्यादा क्यों है, इग्नियस में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर बात करूँ मैं इरोजन की, अगर बात करूँ मैं इरोजन की, तो ये लेस होता है और यहाँ पे इरोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कम इरोजन होने की वजह से इसमें इरोजन ज़्यादा होता नहीं है, इरोजन से इसका कोई अंदर का जो मेटेलिक मिनरल है वो ख़राब नहीं हो पाता, ख़राब नहीं होने की वजह से आपको मिनरल्स क्या देखने को मिलते हैं, ज़्यादा। पर यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है। इरोजन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लेयर बाई लेयर है। अब लेयर आएगी, मान लो सेडिमेंट सारे टुकड़े अलग अलग हो गए, सारे टुकड़े अलग अलग होने की वजह से सब पे एयर आती है, मॉइस्चर आती है, सब रिएक्ट करते हैं, और सारे रिएक्ट करने की वजह से आराम से खूब ये क्या होता है, इरोड हो जाता है, इनके अंदर इरोजन होता है। तो इरोजन हुआ, और इरोजन होने की वजह से यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, फिर कम देखने को मिलते हैं, मतलब मिनरल्स कम देखने को मिलेंगे। तो ये 6 पॉइंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये क्या होता है एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ सेडिमेंट्री या इसमें किसके अंदर फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, किसमें नहीं मिलते, ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो आप ये डिफरेंस याद रख लेना। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा एक अलग से पार्ट बता दिया। तो हमने क्या करा, हमने तीनों तरह की रॉक पढ़ ली जो फॉर्म होती है, इग्नियस पढ़ ली, सेडिमेंट्री पढ़ ली और मेटामॉर्फिक पढ़ ली, बहुत अच्छे से जान लिया, सारी चीज़ें देख ली, सब एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अब क्या करते हैं हम लास्ट में, एक 2 टॉपिक और बचते हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। हालांकि जो लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं इसको, रॉक वाले पार्ट को। अगला जो टॉपिक है उसको मैं कह देता हूं और क्या होती है, रॉक्स। भाई आपने रॉक रॉक तो खूब कर रहे हो सर, रॉक रॉक खूब कर रहे हो, लेकिन ज़मीन से निकालते भी तो हैं, हम हमारे काम में भी तो लेते हैं इसमें से मिनरल्स। तो ज़मीन से जब मैं मान लो अगर निकालता हूँ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट बिल्कुल प्योर नहीं आएगा, या ज़मीन से मान लो मैं आयरन निकालना चाहता हूँ, जब मैं ज़मीन से आयरन निकालूंगा तो आयरन बिल्कुल प्योर आयरन नहीं मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी वगैरह होगी, उसके अंदर वो आयरन किसी ना किसी से रिएक्ट करा हुआ होगा।
तो मुझे तो एक पत्थर जैसा सा कुछ मिलेगा, उसमें से मुझे फिर सफाई करने के बाद उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, मुझे आयरन निकालना पड़ेगा। तो सर फिर ये जो वो रॉक होती है ना, उसको फिर मैं क्या कहता हूँ, ओर कह देता हूँ। क्या कहता हूँ उसको, ओर क्या होती है, रॉक्स माइंड मतलब निकालना जमीन से, रॉक्स माइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट से निकालना, हैविंग मिनरल्स, रॉक्स माइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट हैविंग मिनरल्स, ऐसी रॉक को निकालना जिसके अंदर मिनरल्स हो। तो मैं उस रॉक को क्या कहता हूँ, फिर ओर कहता हूँ। अगर उसमें मिनरल्स नहीं है ना ज़्यादा, मतलब मान लो मैं कोई सेडिमेंट्री रॉक निकाल रहा हूँ, सेडिमेंट्री में मैंने बताया सेडिमेंट्री के अंदर आपको ज़्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, तो फिर मैं उसको ओर नहीं कहूँगा। लेकिन अगर ज़मीन से निकाला और उसके अंदर अच्छे खासे मेरे को मिनरल्स मिल जाए, तो फिर मैं उसे क्या कहता हूँ, ओर कहता हूँ कि तो ओर है, और मतलब इसमें मेरे को ये मिनरल देखने को मिल जाएगा। तो और आपको समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स समझते हैं हम। जस्ट अ मिनट, ये देखिए। तो ऐसे कुछ और है, जैसे मान लो जमीन से मैं निकालना चाहता हूँ एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम मेरे को प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, मैं खोदूंगा मुझे एक पत्थर मिलेगा, उस पत्थर में अच्छा खासा अमाउंट होगा एल्यूमिनियम का। अब मुझे वो पत्थर ले जाके क्लीन कराना पड़ेगा, क्लीन कराने के बाद फिर मुझे उसमें एल्यूमिनियम का अच्छा खासा पार्ट मिलेगा, बाकी उसमें इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। तो जो मुझे रॉक मिलेगी मैं उसको सीधे ऐसे नहीं कहूँगा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नहीं, उसमें और भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसको क्या कहूँगा, बॉक्साइट कहूँगा कि वो जो पत्थर मिला वो बॉक्साइट है। और बॉक्साइट क्या होती है, अब मैं कह दूंगा बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम की ओर है, मतलब मैं अगर बॉक्साइट की सफाई करूंगा तो मुझे इसमें अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ऐसे अगर मान लो मैं ओर लेकर आता हूँ गैलिना की, तो उसमें मुझे क्या देखने को मिलता है, लेड देखने को मिलता है। सिनेबार जो होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, मर्क्यूरी। हमको हेमेटाइट जो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, आयरन। हेमेटाइट के अलावा एक और होता है मैग्नेटाइट, आयरन की होती है भी मैग्नेटाइट, ये दिख रहा ही नहीं होगा ये आपको, मैग्नेटाइट होता है, आयरन की होती है हेमेटाइट भी और मैग्नेटाइट भी। बस फर्क ये होता है, मैग्नेटाइट जो होती है ब्लैक कलर की आयरन और होती है, और हेमेटाइट जो होती है रेड कलर की आयरन की और होती है, बाकी मिलता दोनों में आयरन है। फिर ये हो गया देखो चैल्को पायराइट, चैल्को पायराइट जो होता है ये किसकी होती है, कॉपर की होती है चैल्को पायराइट, है ना। और पेलेराइट जो होती है जिंक की होती है, पायरुस लुसाइट होती है जो मैग्नीज की होती है। इसके अलावा तो ये आप याद कर लेना, और जो होती है मतलब किस और का क्या नाम होता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले अगर, तो एक बस्ती है आपके, इसमें दे दी वैसे इन्होंने सारी, सिनेबार हो गया, ठीक है, इसमें दे रखी है। जिप्सम हमने पढ़ ही लिया था, जिप्सम जो होती है, जिप्सम काहे की होती है, जिप्सम जो होता है उसमें क्या मिलता है आपको, एक तो कैल्शियम, एक सल्फेट, या इसको चलो रहने दो, ठीक है। इसको तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको लिख के एक कॉमन नेम में तो क्या लिख देना, जिप्सम, और इधर लिख देना कैल्शियम। कैल्शियम मिलता है इसमें मेन तो हमको, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, CSO4.2H2, ये लिख देना कि भाई जिप्सम जो होती है वो किसकी और होती है, मतलब आप जब जिप्सम लोगे तो उसमें ज़्यादा क्या मिलेगा, ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें कैल्शियम देखने को मिलता है। तो कुछ और हैं, आपको कहीं और भी अगर एक्स्ट्रा और के नाम मिल जाएं तो पढ़ लेना उनमें से, बाकी इतनी सफिशिएंट रहती है, इनमें से ही क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। बाकी इसमें ठीक है, ये काफ़ी रहेगा ये। एक लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल मतलब नाम से पता लग रहा है, इतना सारा लिख दिया। चलो तो अगला क्या देखते हैं अपन, रॉक साइकिल। नाम से पता लग रहा है रॉक की भी एक साइकिल होती है,
मतलब रॉक जो होती है नई रॉक से पुरानी, पुरानी खत्म हो गई फिर नई बन गई, फिर खत्म हो गई फिर नई बन गई, एक साइकिल होती है ये भी। और उस साइकिल को सबसे अच्छा क्या है, अपन डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे अगर तो ये क्लास और लेंथी हो जाएगी। बाकी हमें चीज़ें तो पता चली गई, तो बस डायग्राम देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रॉक साइकिल आपको दे रखी है। रॉक साइकिल में देखो सबसे ऊपर क्या कह रहा है कि मैग्मा, मैग्मा जब जमा तो जमने की वजह से पहली जो रॉक बनती है कौन सी रॉक होती है आपकी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होती है अगर वो टूटी करी, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। या उस इग्नियस रॉक में अगर मान लो हीट और प्रेशर लगा दिया और तो उसमें जो चेंज आएगा फिर उसको कौन सी रॉक कह दूंगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्या होगा, अगर सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर लगा दूं तो फिर वो काई में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो इस पर अगर आप लगाओगे हीट एंड प्रेशर तो फिर ये काई में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा ये दे रखा है यहाँ पे डायरेक्टली, इस सेडिमेंट पे, सेडिमेंट जब सीमेंटेशन होगा, सीमेंट की तरह चिपकेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक पे आपने हीट एंड प्रेशर लगाया तो फिर मेटामॉर्फिक बन गई, मेटामॉर्फिक पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, मैग्मा। सेडिमेंट्री अगर पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, मैग्मा। मतलब इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। मैग्मा से कहानी चालू होती है, चीज़ें बनती है और दोबारा मैग्मा पे जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बीच में एक दूसरे में थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। इसी साइकिल को अपन कौन सी साइकिल कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। आए यहाँ तक ये समझ में। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी ये रॉक के बारे में पढ़ी, और रॉक से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती है। इसके अलावा आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं, हमने एक डिफरेंस पढ़ा था जैसे वहाँ पे, इस डिफरेंस में एक और चीज़ लिख लेना 7। ये डिफरेंस अपन किसका कर रहे थे, इग्नियस रॉक का और सेडिमेंट्री रॉक का। इग्नियस रॉक जो होती है, देखो सेडिमेंट्री रॉक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलती है फोल्ड माउंटेन्स पे। तो 7 पॉइंट आप क्या लिखोगे, फाउंड एट, कहाँ पे मिलेगी, सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगी आपको फोल्ड माउंटेन्स पे। याद करो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने थे, जियोसिंक्लाइन पे सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा, आ रही बात याद में समझ में, जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंट जमा हुआ था वही तो ऊपर गया था। तो जो फोल्ड माउंटेन्स बने वो सारे कहीं के बने हुए, सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए। ऐसी अगर मैं बात करूं रिवर बेसिन, जब रिवर फ्लो होती है तो उसके आसपास का जो एरिया बना हुआ है, जो उसके आसपास में आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, रिवर के आसपास में वो एलुवियल मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। पर वो जो मिट्टी है रिवर वाली वो आई कहाँ से, कि ऊपर से जब वो चली तो उसने पहाड़ को वहां से क्या करी, वेदरिंग करी, उस वेदरिंग को नीचे लाके अब रिवर ने क्या करा दिया, जमीन पे फैला दिया। तो नीचे लाके उसको फैलाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो बन तो मिट्टी गई पर कहते उसको रॉक ही है। ठीक है, कि रॉक तो क्या होता है, ये जो मिट्टी है ये भी रॉक ही है, अपन स्टार्टिंग में समझ चुके। तो जो इसने रिवर ने लाके फैलाया वो क्या है, रॉक है वहां पे। पर वो रिवर की कौन, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन मतलब कि अगर मान लो कोई रिवर यूं फ्लो कर रही है तो इसके आसपास का एरिया जहां तक इस रिवर का इंपैक्ट होता है, जहां तक ये रिवर अपना असर छोड़ती है, उस पूरे एरिया को अपन बेसिन कहते हैं। तो उस पूरे एरिया में जो भी आपको रॉक मिलेगी वो सारी कौन सी रॉक होने वाली, सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि वो कहां से लेकर आ रही है, पहाड़ों से लेकर आ रही है सेडिमेंट्स को। वहीं आप कहोगे फिर इधर कौन सा मिलेगा, इग्नियस रॉक कहाँ फॉर्म होती है, सीधी ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, बेसाल्ट प्लेट्यू पे। कहाँ देखने को मिलेगी, बेसाल्ट प्लेट्यू। अरे सर बेसाल्ट प्लेट्यू तो पढ़ा था हमारा, डेक्कन प्लेट्यू। आपने उसमें एक और एग्जांपल बताया था कोलंबियन प्लेट्यू, याद आया। तो बेसाल्ट प्लेट्यू हो गया, या लिख लेंगे इसमें कोलंबियन प्लेट्यू, बेसाल्ट प्लेट्यू हो गया, कोलंबियन प्लेट्यू हो गया। ये प्लेट्यू जो है कौन सी जगह क्या है, सारे इग्नियस रॉक के हैं क्योंकि लावा से बने सीधे। वही फोल्ड माउंटेन और रिवर बेसिन। अब फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल भी देखना चाहो तो फोल्ड माउंटेन्स अपन ने खूब पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं हमने, हमने हिमालय पढ़े हैं, हमने एंडीज पढ़े हैं, हमने रॉकीज पढ़े हैं, एप्लेशियंस पढ़े हैं। अरे सर खूब सारे पढ़े हैं, अनगिनत है, इसके तो बहुत सारे नंबर्स हैं। रिवर बेसिन की बात करोगे जहाँ जहाँ पे बड़ी रिवर मिलती है, तो एक तो हमारी गंगा नदी, एक ऐसे ही सबसे बड़ी जो नदी है अमेजोन रिवर। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी रिवर है जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी। तो
गंगा हो गई, अमेजोन हो गई, मिसिसिपी, ये तीनों रिवर जो होती हैं, ये किस तरह का रॉक वहाँ पे देखने को मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगा। मतलब उनके आसपास की जो मिट्टी है वो सेडिमेंट्री है। फोल्ड माउंटेन्स में ये है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, मैप पे भी आप इनको नोट करना, देखना, चीज़ें कनेक्ट होती है दोबारा से। अब हमको समझ में आ रहा है कि फोल्ड माउंटेन जो है उन पे सेडिमेंट्री रॉक क्यों मिली, क्योंकि वहाँ वो जो बन रहे हैं वो सेडिमेंट्री रॉक की स्ट्राटा से बन रहे हैं, वो जियो सिंक्लाइन में जो इकट्ठा हो रखा था। चीज़ें कनेक्ट होती है, पता लग रहा है अब। ठीक है, तो रॉक वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लिए, वो चीज़ें हमने देख ली है, सारी रॉक पढ़ ली है। अब इससे ज़्यादा आपसे कुछ वो नहीं पूछेगा, आपने ज़्यादा ही पढ़ लिया, इवन आपने ज़्यादा डिटेल में देख ली चीज़ें, तो उससे ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रैक्टिस करना, चीज़ों को याद करना। अगली क्लास में देखते हैं कि मैं आपको या तो एक छोटा सा पहले टॉपिक सुनामी का करवा दूंगा, और सुनामी का नहीं करवाता हूँ तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।